हाँ तो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उनको हमने समराइज किया है। ये जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 3 नंबर में पूछे जाते हैं थोड़ा कम करके, तो वो ये क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं। इसमें सबसे अधिक बार जो पूछा गया क्वेश्चन है वो ये है। ये लगभग देखेंगे एक आध साल के अंतर पे न पूछा गया हो, लेकिन सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये पहला है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए या प्राप्त करो। ये सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ हम निगमन नहीं कराने चल रहे हैं, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि आप अगर वैद्युत द्विध्रुव की तैयारी करते हैं तो ये जो 4-5 प्रश्न दिखाई पड़ रहे हैं आप इनकी तैयारी जरूर कर लें और वरीयता दें कि ये इसका निगमन आप जरूर सीख लें। और ये लगभग बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो वैद्युत द्विध्रुव को जब भी पढ़ते हैं आप वहां से संबंधित चाह रहे हैं तो ये 5-6 निगमन आपको पूछे गए हैं, जिनमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पहला। ये कई बार पूछा गया है और निगमन करेंगे तो आपको मिलेगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिलता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r⁴ ऐसा मिलता है। इसी तरह से वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर कोई स्थित है। अच्छा, अक्ष का मतलब इसके पहले वाले वीडियो में आपने समझ रखा था, ये अक्ष पर कहाँ होगा। वैद्युत द्विध्रुव का ये -q आवेश है, ये +q आवेश है, इसका ये मध्य बिंदु है। अक्ष का अर्थ आप समझ गए थे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है। बस इस रेखा को आप आगे इधर बढ़ाते चले जाएं या इधर बढ़ाते चले जाएं, तो यहाँ पर अगर कोई बिंदु है जो यहाँ मध्य बिंदु से r दूरी पर है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान p है इस द्विध्रुव के लिए, तो ये सूत्र का निगमन आप कर डालेंगे। इस बिंदु पर एक एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उनका वेक्टर सम कर लेंगे, आपको अंत में ये वैल्यू मिल जाएगी। इसी का आपको निगमन करना है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ इतनी बार तो नहीं, लेकिन ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे, इसका निगमन भी सीख डालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। तो निरक्ष आप समझ चुके हैं, अक्ष के लंबवत और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जाने वाला। ये है -q, ये है +q, दोनों को आप मिलाए, ये इसका अक्ष है, यहाँ पर मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु माने दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर जो बिंदु स्थित है। अब इसके ठीक लंबवत ये जो रेखा होती है, ये निरक्ष होता है द्विध्रुव का। अब इस निरक्ष पर कोई बिंदु मध्य बिंदु से r दूरी पर है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है कि मान क्या होगा। तो इसका निगमन आप करेंगे तो ये मिलता है आपको E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r⁴। जितना अक्ष पर मिला था उसका आधा निरक्ष पे मिलता है। ये आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल। -q के कारण +q के कारण r दूरी पे जो बिंदु है, दोनों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए। उसके बाद सदिश योग जैसे करके आए हैं वैसे तरह से करिएगा, आप ये निगमन कर सकेंगे। इसके बाद जो पूछा जाने वाला है क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो भाई वैद्युत विभव का मान कितना होता है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति देख रहे हैं, जो बिंदु यहाँ है r दूरी पर, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इतनी होती है, विभव का मान कितना होता है, तो वहां पर विभव का मान अगर इसको हम v लिखें तो ये v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r², इतना आता है।
इस बिंदु पर विभव का मान। ध्यान देंगे, जब सिमिलर फार्मूला आपको मिल रहे हो तो ये जरूर ध्यान दे देना चाहिए कि कहाँ कोई अंतर नजर आ रहा है। तो भाई देख रहे हैं यहाँ दूरी का वर्ग है, यहाँ दूरी का घात 3 है। फिर वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करो। तो निरक्ष आप देख चुके हैं। निरक्ष के लिए जब ये गणना करेंगे आप और मान निकालेंगे तो पाएंगे कि V का मान 0 आता है। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। या कभी कभी इस तरह से न करके वो सिद्ध करो के रूप में लिख देते हैं प्रश्न को कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। तो आप उस तरह से जैसे निगमन है उसी तरह से कार्य करेंगे और ले आएंगे। देखेंगे क्योंकि विभव अदिश राशि है इसलिए बीजगणितीय योग करेंगे। दोनों आवेशों के कारण जो भी विभव आता है उसका बीजगणितीय योग करके निकालेंगे, ये मान 0 आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो कभी कभी पूछ लिया गया है, बहुत बार तो नहीं लेकिन कुछ बीच में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करो या किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करो। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब ये वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार अगर पड़ा है, यहाँ -q है, यहाँ +q है, तो जान रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी भाई, -q से +q की, ये इस दिशा में वेक्टर p की दिशा होगी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। रखा किस प्रकार गया है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया है। तो किया गया कार्य कितना होगा, जब इसे आप थीटा कोण घुमा देते हैं, घुमा के यहाँ से यहाँ कर देते हैं, यहाँ +q है, यहाँ -q है, ये थीटा कोण आपने घुमा दिया तो कितना कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए आप किए गए कार्य की गणना करके व्यंजक निकालेंगे। W = PE × 1 - cos थीटा, ये वैल्यू आती है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करो। तो भाई स्थितिज ऊर्जा के लिए जो भी व्यंजक आप पढ़े हैं, अब द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ले आएंगे। ले आने वाला जितना कार्य करेगा वो किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब उसको घुमा के थीटा कोण पे कर दिया तो किया गया कार्य कितना होगा, वो जो कार्य वो करेगा वही स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होगा। यानी आपको निगमन करना है कि u थीटा = होता ये -p cos थीटा। ये गणना करके आप निकालेंगे। ये निगमन आपसे पूछा जाता है। ये दोनों बहुत बार तो नहीं लेकिन पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए हमने इस पर बता दिया है आपको कि इनको भी आप ध्यान देंगे, सीख लेंगे। आइए अब वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित हम जो कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए उनके बारे में ध्यान देते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिए गए और कैसे आप उनको हल करेंगे। और ये न्यूमेरिकल 3 नंबर से लेके 5 नंबर वाले भाग में रहते हैं। एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। इस तरह से उन्होंने
इन्होंने दिया है फिगर। प्रत्येक भुजा इसकी ए है। और इस पर जो आवेश दिया है, यहां पर आवेश दिया गया है -q, यहां पर आवेश दिया गया है -q, यहां पर आवेश पड़ा है +2q। तो कह रहे हैं कि जो ये समायोजन दिया गया है, यहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज है, ध्यान देंगे। अब अगर ध्यान दें तो दो वैद्युत द्विध्रुव हैं भाई, एक -q और उसका +q यहां पड़ा है। दूसरा वैद्युत द्विध्रुव समबाहु त्रिभुज की दूसरी भुजा के ऊपर रखा गया है, -q यहां है, +q यहां है, दोनों +q मिलके यहां +2q हो गया। अब बताना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, अगर ये नाम हम दे दें कि ABC है, तो जो द्विध्रुव ये CB है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, मान लो P1 होगा, तो उसकी दिशा क्या होगी, बिल्कुल इधर, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश। इसी तरह से इसकी दिशा ये होगी। मान लीजिए P2 है। अच्छा, P1 P2 का मान क्या होगा, ये सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें, नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P1 बराबर होगा दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी QA। इसी तरह से P2 ये भी बराबर होगा QA। अब ये दोनों P1 P2 सदिश राशियां हैं, आपको निकालना है भाई दो सदिशों का सदिश योग। तो एक नियम आप पढ़ के चले थे, समान दो वेक्टरों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, और उसकी सहायता से आप लिख सकेंगे नेट वैद्युत आघूर्ण P का मान कितना होगा। तो उसके अनुसार P बराबर होगा करणी में ये P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल 60 अंश होगा, तो यहाँ ये सम्मुख कोण है, ये भी 60 अंश होगा, तो cos 60। और ये वैल्यू लिख देते हैं सब। ये है QA का स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर प्लस 2QA इंटू QA। P2 का मान भी वही, चलिए स्क्वायर लिख देते हैं। अब cos 60 का मान 1/2, तो ये 2 और ये 1/2 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तीनों जगहों पे QA का स्क्वायर है, जो कॉमन ले लेंगे आप तो करनी से बाहर QA हो जाएगा, और करनी के अंतर्गत तीनों जगहों पे 1 आ गया। और इस तरह से नेट वैद्युत आघूर्ण का मान हो गया QA √3। दिशा क्या होगी, ये वेक्टर P1 और वेक्टर P2 के ठीक बीच से जाएगा।
तो दोनों के बीच का 60 अंश कोण है, तो यानी प्रत्येक से ये वेक्टर P का डायरेक्शन जो होगा प्रत्येक से 30 अंश के कोण पर होगा। आइए अब एक दूसरा बिल्कुल इसी तरह का समायोजन मिलता है और आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है, ये बोर्ड ने पूछा है, ये भी पूछा गया ही क्वेश्चन आप देख रहे थे। आइए इसको देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको 5 नंबर 3 नंबर आसानी से उपलब्ध करा देंगे अगर इन पर आप अभ्यास कर लेंगे। यही पूछे गए हैं। अब तक इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग जो है क्वेश्चन देख चुके हैं। आपको देखेंगे धीरे धीरे ये काफी मार्क्स कलेक्ट करा देंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। एक समायोजन है, पहले ये निर्देशांक बनाना है आपको। इधर x अक्ष है और ये है y अक्ष। भाई एक वैद्युत द्विध्रुव इन्होंने इस तरह से रखा है, ये है +q, यहां पर है -q। दूसरा वैद्युत द्विध्रुव रखा है वो इस तरह से है, इस तरह से। ये है -q, ये है +q। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम AB है और इसका नाम CD है, ठीक। और ये बताया जा रहा है कि ये एंगल यहां से लेके यहां तक 120 अंश है, आपको दिया गया है। और ये बता रहे हैं कि प्रत्येक द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 5 AP है। प्रत्येक द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, ये दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र जो x दिशा में है, ये दिशा x दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है जो x दिशा में है। तो कह रहे हैं कि ये जो समायोजन दिखाई पड़ रहा है इस पर कितना बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। क्या है क्वेश्चन? समायोजन पर लगने वाला बल आघूर्ण तो समायोजन पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है, कितना बल आघूर्ण समायोजन पे लग रहा है। तो पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लें। तो नेट, ये सॉल्यूशन, नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P1 P2 समान ये डायरेक्शन के नाते अलग अलग सिंबल P1 P2 यूज किए हैं, जबकि दिया गया है कि
प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिमाण है वो P है। तो P डैश बराबर होगा, नेट निकाल रहे हैं, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कास 120 अंश, ये आपको दिया गया है। तो भाई P1 का मान P है तो P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P यानी 2P स्क्वायर, और कास 120 का मान होता है -1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 आ गया आगे इसके। तो अगला स्टेप आपको मिल गया P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, बचा है P स्क्वायर, नहीं आ गया P। नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा P, जो कैसे होगा भाई, अब दोनों वेक्टर P1 P2 बराबर है तो परिणामी ठीक P1 P2 के बीच से होके गुजरेगा ऐसे। तो जितना एंगल इधर से उतना इधर से होना चाहिए, ठीक बीच में हम लोग बांटे इसको, ऐसे जाएगा, ये होगा नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P डैश। अच्छा, अब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P डैश ये है, इधर से भी 60 अंश, इधर से भी 60 अंश, क्योंकि कुल कोण 120 अंश है। अगर यहां से ये 60 अंश है तो बचा हुआ कोण ये हो जाएगा कितना, 30 अंश। अब एक ऐसा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 30 अंश के कोण पे रखा गया है, उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, तो फार्मूला आपके पास है कि टाउ इज इक्वल टू होता है Pe साइन थीटा। मान आपको यहां दिया है भाई, P का मान P आया है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और 30 अंश का कोण है, तो साइन थीटा के जगह पे आप लिख दीजिए थीटा के जगह पे 30 अंश, और ये हो गया साइन 30 माने 1/2 Pe/2। ये क्वेश्चन हो गया। आइए इसी तरह से पूछा गया बहुत छोटे आकार का एक तीसरा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको दिया गया है। चलो यहां फिगर बना देते हैं कि कैसा है दिया गया और पूछा क्या गया है। तो ये दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव AB, A पर आवेश दिया गया है 1.5 माइक्रोकूलम, B पर आवेश है QB जिसको सिंबल दे ले -1.5 माइक्रोकूलम। पूछा गया है इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो सॉल्यूशन हम लोग अपना लिख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है P, दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण गुणे दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर परिमाण दिया है 1.5 गुणे 10 का घात -6, 1.5 माइक्रोकूलम है तो कूलम में बदल लीजिए, गुणे अब बीच की दूरी दोनों आवेशों के, मूल बिंदु से A जो है 2 मिलीमीटर इधर है, B जो है इधर है विपरीत दिशा में, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है, जिसको मीटर में बदल करके लिख दीजिए 4 गुणे 10 घाते ऋण 3। तो 4 का गुणा कर लें, ये आ गया 6.0 गुणे 10 का घात ऋण 9, इतना कूलम मीटर।
इतना कूलाम मीटर आ गया। ये दिशा किधर होगी भाई? पता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ये दिशा होगी। अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह का आपको दिया गया है वो दूसरा वैद्युत ध्रुव है जिस पर आवेश आपको ठीक इसी तरह से दिया गया। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ये 2019 में पूछा गया था और ये जो अभी अभी हम लिख रहे हैं ये 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश है, ये ऋण आवेश है, यहाँ पर +1 माइक्रोकूलाम आवेश है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से। और आवेशों के बीच की दूरी दे दी गई है कि ये 2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये स्थित है, द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो भाई पहला काम, ये अलग से क्वेश्चन है, द्विध्रुव के अस्थायी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अस्थायी संतुलन कब होता है? जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, यानी थीटा का मान 0 हो, वेक्टर P और वेक्टर E का डायरेक्शन एक ही हो। पहले हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेंगे इस सॉल्यूशन में। तो P बराबर होगा Q × 2N। Q का मान है 1 माइक्रोकूलाम, यानी 1 × 10⁻⁶। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻²2 मीटर। ये आ गया कितना? 2 × 10⁻8 कूलाम मीटर। ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U थीटा, अगर थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तो बराबर होती है -PE cos थीटा। कहा जा रहा है कि यह अस्थायी संतुलन की स्थिति में है, यानी थीटा बराबर 0 है, इधर E है उधरी और P है। तो -P का मान आप निकाल के रखे हैं 2 × 10⁻8 और E का मान प्रश्न में आपको दिया गया है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। हाँ, इस क्वेश्चन में E का मान दिया है 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। तो भाई ये 1 × 2 नहीं है, 1 × है। तो यहाँ 1 × 10⁵ रख लेते हैं। cos थीटा मान लिख लिया, जाने भ्रम होगा। cos 0 का मान 1 होता है। अब ये गुणा कर रख लेंगे तो आ गया ऋण 2 × 10⁻³ जूल। ये है स्थितिज ऊर्जा का मान। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, जो 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। 5 नंबर में पूछेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित कोई डिफिनीशन पूछ लेंगे और इसके बाद आपको यह क्वेश्चन दे देंगे। नहीं, 3 नंबर में पूछ लेंगे। दिए हैं कि 2 बिंदु आवेश हैं 3 माइक्रोकूलाम और ऋण 3 माइक्रोकूलाम, एक दूसरे से 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है। ये है और ये है।
यहां पर है -3 माइक्रोकूलम, यहां पर है +3 माइक्रोकूलम। इनके बीच की दूरी 2 × 10⁻³ मीटर है। ये इन्होंने दे दिया है 2 × 10⁻³ मीटर। ये क्वेश्चन है भाई, बता दिया गया कि ये दिया गया है। एक वैद्युत विद्युत है। ये कह रहा है कि वैद्युत विद्युत से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। निरक्षी स्थिति में निरक्षी, ई निरक्षी चाहिए, और भी निरक्षी चाहिए। ये मान बताना है। 0.6 मीटर पर इसके मध्य बिंदु से R बराबर है 0.6 मीटर, यहां पर निकालना है। तो पहला काम आपको चाहिए, ई निरक्षी का मान आपने निकाला है 1/4 πε0, फिर P/R³। अब ध्यान दें, P का मान आपने यहां निकाल लिया कि P बराबर क्या होगा, कोई एक आवेश का परिमाण जो दिया है 3 × 10⁻6 गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 × 10⁻³ मीटर, कितना आ गया 6 × 10⁻⁹ इतना कूलम मीटर। अब आप वैल्यू रख दीजिए, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। P का मान है 6 × 10⁻⁹। R का मान दिया है 0.6 मीटर, 0.6 का घात 3। ये गणना करनी है आपको। अगर ध्यान दें तो 10⁻⁹ और 10⁻⁹ ये कैंसिल है, मान कितना आ जाएगा 9 × 6 बटे 3 बार लिख देते हैं अलग अलग, 0.6 0.6 0.6 या 6/10 6/10 6/10 हर जगह से हटा दें, ऊपर लिख देते हैं ×10⁻³ ऐसा। 1 6 हो जाएगा कैंसिल, 6 × 6 होगा 36, 9 से भाग दे देंगे तो 36 में ये आ गया 4 बार। अब 1000 में 4 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 250 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, कितना होगा। भी निरक्षी कितना होता है, इसके पहले अभी बताए थे, क्वेश्चन भी था, वैद्युत विद्युत के निरक्षी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है, तो भी निरक्षी का मान 0 है। अच्छा, अब एक बात कह रहा है कि इस वैद्युत विद्युत को 90 अंश घुमा दे। अगला क्वेश्चन, ये पार्ट ए था, ये 5 नंबर में है। अगर इसको घुमा दे 90 अंश, तब उसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। अब जरा सोचो कि अगर ये घुमा दिया इस तरह से, तो यहां पहुंच जाएगा धन आवेश 3 माइक्रोकूलम, और ये यहां आ जाएगा, और तब ये फिगर बदल जाएगा इस तरह से, और ये बिंदु क्या होगा, अक्षीय स्थिति में हो जाएगा। तो उस बिंदु पर अब कितना होगा, ये तो हो गया उसका ये पार्ट। बी पार्ट में क्या होगा, अब वही बिंदु क्या होगा, विद्युत के अक्षीय स्थिति में हो गया, और अक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है,
निरक्षी का दुगुना होता है, तो निरक्षी में 250 न्यूटन प्रति कूलाम आया था, इसलिए अब वहां पर वैद्युत विध्रुव का मान क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, पहले का दुगुना, 2 गुणे 250, 500 न्यूटन कूलाम। ये जानकारी रहेगी तो आप समय बचा लेंगे अपना। अब अगला क्या है, अब उस बिंदु पर विभव क्या होगा, तो भी का मान क्या होगा, तो अक्षीय स्थिति में भी का मान 0 नहीं होता है, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। क्या लिखेंगे भाई, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे P का मान आया है 6 गुणे 10 घाते -9 बटे 0.6 का वर्ग लिखना है हमको, तो 6 गुणे 6 या 0.6 गुणे 0.6 लिखें और ऊपर लिख दें ये 10 घाते 2, कितना हो जाएगा ये 10 घाते 9, 10 घाते -9 हो जाएगा कैंसिल, 1 6 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 से भाग आप 9 में देंगे, आ जाएगा 1.5 गुणे 10 घाते 2 यानी 150 वोल्ट, ये विभव का माना जाएगा। एक छोटा क्वेश्चन और इसी तरह का है, देख लीजिए। जो पूछा गया आपसे, क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं वैद्युत विध्रुव के आवेश, उसने दे दिया है कि वैद्युत विध्रुव है, इसका आवेश कितना है, 1 गुणे 10 घाते -6 कूलाम, ये है माइनस वाला आवेश और ये प्लस है तो 1 गुणे 10 घाते -6 कूलाम। आवेशों के बीच की जो दूरी है ये 2 सेंटीमीटर दी गई है। कहें इस विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में जिसमें रखा गया है उसका मान दिया है 1 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम। फिर कह रहे हैं कि इस विध्रुव पर अधिकतम बलाघूर्ण कितना लगेगा। बहुत आसान है भाई, आप पहले P का मान निकाल लीजिए, टाउ, बाद में टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। P कितना होगा, तो P होगा Q इंटू 2L, Q का मान है 1 गुणे 10 घाते -6 और 2L का मान है 2 सेंटीमीटर, 2 गुणे 10 घाते -2 मीटर, अर्थात 2 गुणे 10 घाते -8 मीटर। मान रख दीजिए, P का मान है 2 गुणे 10 घाते -8, E का मान है 10 घाते 5। अधिकतम बलाघूर्ण कितना लगेगा, तो साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1, यानी थीटा बराबर जब 90 हो साइन 90, तो ये कितना आएगा 2 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते रहे हैं और आगे हम अपेक्षा रखेंगे और भी इस टाइप के क्वेश्चन पर आप अभ्यास कर लेंगे और जहां तक आशा है कि अगर अभ्यास करते हैं तो आप इस चैप्टर में अपने मार्क को सिक्योर कर सकेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।